Hi friends, welcome to my channel Pharmacare. Today we are going to study with the topic of beta blockers. My name is Anil Sharma, so here I begin. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बीटा ब्लॉकर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बीटा ब्लॉकर की डेफिनेशन बोल रहा है कि बीटा ब्लॉकर एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट ब्लॉक्स द बीटा रिसेप्टर मेडिएटेड इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड एड्रेजेनिक ड्रग्स। जो बीटा बीटा एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट होते हैं ना, एंटागोनिस्ट होते हैं जिसके पास एंट्रसिनिक एक्टिविटी तो है होती है बट एफिनिटी नहीं होती, मतलब वो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी या फिर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखा सकता, बस वो रिसेप्टर्स पे बाइंड हो सकता है। बीटा एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स पे बाइंड होंगे और उनका जो भी इफेक्ट होगा, जो भी सिंपैथेटिक इफेक्ट स्टिमुलेशन इफेक्ट होगा या फिर एड्रेजेनिक ड्रग के जो भी एक्शन होगा उसको अपोज करेगा या उसको ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन इसकी बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन में 3 जनरेशन आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स आते हैं, सेकंड जनरेशन में बीटा 1 एड्रेजेनिक ब्लॉकर्स आते हैं एंड थर्ड जनरेशन में बीटा ब्लॉकर्स आते हैं विद एडिशनल वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट। वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट मैंने इधर लिखा हुआ है पेंसिल से कि अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट जिसके अंदर होता है वो वैसोडाइलेटिंग इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन में बीटा ब्लॉकर्स तो होंगे, उसके साथ साथ जो जिनके पास अल्फा 1 ब्लॉकिंग इफेक्ट होगा वो थर्ड जनरेशन में आएंगे। फर्स्ट जनरेशन में जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हैं उनके एग्जांपल्स में हैं प्रोप्रानोल, टीमोलॉल, नाडालोल, पीडालोल, पिंडोलॉल, सेटालॉल, लीवाब्यूनोलॉल। सेकंड जनरेशन के अंदर जो एग्जांपल आते हैं उसमें आता है एटिनिलॉल, एसीब्यूटोलॉल, बीसोप्रोपोलॉल, एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल। और जो थर्ड जनरेशन में वो उनके दो कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है नॉन सेलेक्टिव एंड सेकंड कैटेगरी होती है बीटा 1 सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव के अंदर एग्जाम्पल आते हैं आपकी लेबिटालॉल एंड कार्विडोलॉल। और जो बीटा 1 सेलेक्टिव के अंदर आता है बीटाक्सोलॉल, सेलिप्रोलॉल एंड नेबिलोलॉल। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बीटा ब्लॉकर्स का क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देते हैं बीटा रिसेप्टर्स को। बीटा रिसेप्टर्स को कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करेंगे और जो कैटेकोलोमीन्स का या फिर एड्रेजेनिक एगोनिस्ट का जो भी काम होगा उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ये होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिंपली ये याद करना है कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कोई भी बीटा ब्लॉकर हो, चाहे वो प्रोप्रानोल हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू अपना काम दिखाएगा। बीटा ब्लॉकर्स की कोई भी कैटेगरी हो वो कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करेगा बीटा ब्लॉकर्स को और मेडिएट करेगा कैटेकोलोमीन और एड्रेजेनिक एगोनिस्ट के काम को अपोज करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द बीटा ब्लॉकर। जब कोई भी बीटा ब्लॉकर अपने रिसेप्टर्स पे अटैच होएगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ बीटा ब्लॉकर। अब डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले सिस्टम्स हम देख लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले एग्जांपल आता है हार्ट का। बीटा ब्लॉकर डिप्रेसेस ऑल द कार्डिक प्रॉपर्टीज। अगर बीटा ब्लॉकर हार्ट के किसी भी रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होएगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, और वो इफेक्ट होता है कि वो कार्डिक प्रॉपर्टीज जो भी अपना हार्ट काम कर रहा है तो उसको डिप्रेस कर देगा। फर्स्ट इसमें क्या काम करेगा कि डिक्रीज दी हार्ट रेट, हार्ट रेट को कम कर देगा। हार्ट रेट को कम करने को बोलते हैं क्रोनोट्रॉपिक। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव होगा, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाएगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि डिक्रीजेस दी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देगा, मतलब इसका नाम होता है आइनोट्रॉपिक। अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट डिक्रीजेस दी कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि डिक्रीजेस दी एसए नोड एंड एवी नोडल एक्टिविटी। एसए नोडल हार्ट के अंदर होता है और एवी आर्टीरियो वेंट्रिकल नोडल एक्टिविटी को भी कम कर देगा।
सेकंड इसके अंदर आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल blockage of the beta 2 receptors of the blood vessel initially may cause rise in the PVR due to unopposed alpha 1 action. अब ये क्या कर रहा है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर अगर B2 रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉक हो गया तो इनिशियली क्या करेगा, राइज होएगा PVR, पेरिफेरल वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस है ब्लड वेसल्स के अंदर वो क्या करेगा, इंक्रीज होएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। ये बढ़ता क्यों है, क्योंकि जो अल्फा 1 है ना उसका एक्शन नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ बीटा 2 का एक्शन ही होगा, जिसकी वजह से पीवीआर बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि हाउ एवर कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज ड्रग लेड्स टू फॉल इन पीवीआर इन द पेशेंट विद हाइपरटेंशन ड्यू टू क्रॉनिक रिडक्शन इन द कार्डिक आउटपुट एंड हेंस बीपी डिक्रीजेस। इसके बाद अगर तुम और ज़्यादा बीटा ब्लॉकर और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो उसमें क्या होगा, पीवीआर जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा इन द पेशेंट विद हाइपरटेंशन। जो भी पेशेंट होंगे जो जिसके अंदर हाइपरटेंशन हो रखा होगा तो उसके अंदर पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बीपी डिक्रीज हो जाएगा। अब कंटिन्यूशन में सेकंड सिस्टम आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम। इसके अंदर प्रोपरनॉल इंक्रीजेस द ब्रोंकियल रेजिस्टेंस बाय ब्लॉकिंग द बीटा 2 रिसेप्टर्स। इसमें क्या करते हैं, जब हम प्रोपरनॉल किसी भी पेशेंट के अंदर प्रोपरनॉल एडमिनिस्टर करेंगे तो वो क्या काम करेगा कि ब्रोंकियल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। किसकी वजह से इंक्रीज करेगा, वो बीटा 2 पे अपना इफेक्ट दिखाएगा और बीटा 2 रिसेप्टर्स पे अपना काम दिखाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा और रेस्पिरेटरी रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि द इफेक्ट इज हार्डली डिस्क्रिएबल मतलब विजिबल, मतलब बहुत मुश्किल से विजिबल होगा इन द नॉर्मल इंडिविजुअल बिकॉज द सिंपैथेटिक ब्रोंकियोडाइलेटर टोन इज मिनिमल। ब्रोंकियोडाइलेटर टोन बहुत कम होता है, इसलिए जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये इफेक्ट नहीं देखा जाता। थर्ड पॉइंट इसमें बोल रहा है इन अस्थमेटिक हाउएवर द कंडीशन इज कंसिस्टेंटली वर्सन एंड सीवियर अटैक में बी प्रेसिपिटेटेड। अब तुम जो भी कोई भी पेशेंट अस्थमेटिक पेशेंट होगा, अस्थमा का पेशेंट होगा, अगर उसके अंदर तुमने बीटा ब्लॉकर दिए तो वो जैसे जैसे तुम एडमिनिस्टर करते रहोगे वैसे कंसिस्टेंटली वो कंडीशन और ज़्यादा वर्सन मतलब और ज़्यादा बेकार होने लग जाएगी और सीवियर अटैक अस्थमा के होने लग जाएंगे। इसीलिए जो बीटा ब्लॉकर्स होता है वो अस्थमा के बीटा 2 ब्लॉकर्स जो होते हैं अस्थमा के अंदर कॉन्ट्रडिक्ट होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है थर्ड सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नो ओवर्ट सीएनएस इफेक्ट आर प्रोड्यूस बाय प्रोपरानोल। प्रोपरानोल की वजह से कोई भी मतलब ऐसा कोई सेंट्रल इफेक्ट नहीं देखा जाता सीएनएस के अंदर। हाउ एवर द सब्टल बिहेवियर थोड़े से चेंजेस आते हैं, जैसे कि फॉरगेटफुलनेस भूल जाता है कोई, इंक्रीज इन ड्रीमिंग सपने आने लग जाते हैं, या गंदे सपने आने लग जाते हैं, नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं। फॉर द रिपोर्टेड विद द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ रिलेटिव हाई डोज। अगर तुम ज़्यादा डोज लोगे बीटा ब्लॉकर्स की तो सेंट्रल इफेक्ट पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फॉरगेटफुलनेस का इफेक्ट, ड्रीमिंग का इफेक्ट और नाइटमेयर का इफेक्ट आने लग जाएगा। वैसे ऐसा कोई कोई सीएनएस पे इफेक्ट नहीं होता प्रोपरानोल का। नेक्स्ट इसका है लोकल एनेस्थेटिक। प्रोपरानोल इज अ पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक एज अ लिडोकेन but is not used clinically purpose because it cause a irritation cause at the injected site। लोकल एनेस्थेटिक का भी ये प्रोपरानोल उसका काम होता है, बट इसको एज अ क्लिनिकली यूज़ नहीं करते क्योंकि जब हम इंजेक्ट करेंगे प्रोपरानोल को एज अ लोकल एनेस्थेटिक तो वो इरिटेशन कॉज करेगा, इसलिए क्लिनिकली यूज़ नहीं करते इसको। फिफ्थ पॉइंट इसमें बोल रहा है आई में क्या इफेक्ट दिखाएगा बीटा ब्लॉकर। इंस्टिलेशन ऑफ द प्रोपरानोल एंड सम अदर बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर एंड आईओपी इज लोअर्ड। इंट्राओकुलर प्रेशर आई के अंदर तभी बढ़ता है जब एक्वस ह्यूमर ज़्यादा सिक्रीट होता है। जब हम प्रोपरानोल को एडमिनिस्टर करेंगे, इंस्टिल करेंगे किसके अंदर, आई के अंदर, तो वो या कोई और बीटा ब्लॉकर अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्वस ह्यूमर को इसका सिक्रीशन कम कर देगा, जिसकी वजह से आईओपी कम हो जाएगा।
सेकेंड पॉइंट इसी में बोल रहा है देयर इज नो कंसिस्टेंस इफेक्ट ऑन प्यूपिल साइज और एकोमोडेशन, प्यूपिल साइज पे और एकोमोडेशन ऑफ आई पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। सिक्स्थ पॉइंट इसमें बोल रहा है स्केलेटल मसल पे क्या इफेक्ट दिखाएगा ऑन क्रोनिक यूज, अगर तुमने क्रोनिक यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर कर दिया मे कॉज अ स्केलेटल मसल वीकनेस, स्केलेटल मसल की वीकनेस हो जाएगी, उसके अंदर टायर्डनेस आ जाएगी। किस क्यों आएगी? क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे ऑफ द स्केलेटल मसल एंड ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर की फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ लेते हैं कि जब हम बीटा ब्लॉकर एडमिनिस्टर करेंगे तो वो हमारी बॉडी बीटा ब्लॉकर के ऊपर क्या करेगी, मतलब हमारी बॉडी ड्रग के ऊपर क्या कर रही है उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि प्रोप्रानोल इज अ हाईली सेलेक्टिव, हाईली लिपिड सॉल्यूबल एंड वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी। जब हम प्रोप्रानोल को एडमिनिस्टर करेंगे तो वो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सबसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो लिपिड सॉल्यूबल भी है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हाउ एवर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोप्रानोल इज लो बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब हम प्रोप्रानोल को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, इसीलिए वो ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती है, इफेक्ट भी उसका बहुत कम आता है। नेक्स्ट पॉइंट हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ज़्यादा बाइंड होती है। हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि जो प्रोप्रानोल एडमिनिस्टर हुई है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीली क्रॉसेस द बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर, जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है वो उसमें फ्रीली क्रॉस कर जाती है एंड मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, इसके मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर में सबसे पहले सिस्टम पे जो इफेक्ट करता है वो होता है सीवीएस। सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, सीवीएस के ऊपर ब्रेडिकार्डिया कर देगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब ब्लड बीपी को कम कर देगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, हार्ट ब्लॉक कर सकता है और कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कर सकता है उन पेशेंट्स के अंदर जिसके अंदर लो कार्डिक रिवर्स होगा। सेकंड इसमें बोल रहा है कि ब्लॉकेज ऑफ द B2 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर्स कॉजेज द अनअपोज्ड अल्फा 1 action reduces further and blood supply and may worsen the peripheral vascular disease। इसमें बोल रहा है अगर जो बीटा रिसेप्टर्स दिए तुमने तो बीटा 2 रिसेप्टर्स को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लॉक करेगा जिसकी वजह से अल्फा 1 का जो एक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई जो होगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर वो कम हो जाएगी और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज जो होंगी उनको और ज़्यादा वर्स कर देगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ा देगा। सेकेंड सिस्टम पे जो इफेक्ट दिखाता है ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें क्या करता है ब्लॉकेज ऑफ B2 रिसेप्टर इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड कॉजेज अ सीवियर ब्रोंकियोस्पाज्म। इसमें क्या करता है, अगर तुमने बीटा ब्लॉकर किसी भी पेशेंट्स को अगर रेस्पिरेटरी की कोई भी डिजीज है, मान लो अस्थमा है या कंजेस्टिव क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मरी डिजीज है, COPD है किसी भी पेशेंट को या अस्थमा है किसी भी पेशेंट को, अगर तुमने बीटा ब्लॉकर उसको दिया तो उसमें क्या होगा, बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा जिसकी वजह से जो अस्थमा है और ज़्यादा उसके इफेक्ट दिखाई देने लग जाएंगे या COPD के और ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देने लग जाएंगे। इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स जो होता है वो अस्थमा और COPD में कॉन्ट्रडिक्टेड होता है, उस पेशेंट्स को नहीं दिए जाते। थर्ड सिस्टम है CNS का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट दिखाएगा, सबसे पहले दिखाएगा स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी, हेलुसिनेशन हो जाएंगे, फैटिक एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। 4 मेन इफेक्ट होते हैं इसके।
Fourth is muscle weakness and tiredness. They are due to the reduced blood flow in the skeletal muscle. Skeletal muscles के अंदर blood flow कम हो जाएगा due to the blockage of the B2 receptors की blockage की वजह से blood vessels blood flow कम हो जाएगा, जिसकी वजह से muscle weakness हो जाएगी, tiredness आ जाएगी skeletal muscles। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं थेरेपेटिक यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक यूज होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में ये काम आता है प्रोप्रानोल, मेटाप्रोलोल। सेकेंड पॉइंट है एंजाइना प्रोफाइलेक्सिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। थर्ड इज ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा में आपका टीमोलॉल यूज होता है बहुत अच्छी तरह, मतलब बहुत मेन ड्रग होता है टीमोलॉल, जो कि यूज होता है ग्लूकोमा में। फोर्थ इज फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा एक टाइप का आपका एडर्नल मेडुला का कैंसर या ट्यूमर होता है, जो कि आपका बीटा ब्लॉकर अगर हम यूज करेंगे तो सिम्पटोमेटिक रिलीफ आ जाएगा, पर ठीक नहीं होगा ये। नेक्स्ट इज एसेंशियल ट्रेमर्स में भी यूज होता है ये। आपका अल्कोहल, कोई पेशेंट ज्यादा पी रहा है और उसने बंद कर दी, उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स है उसको हटाने के लिए बीटा ब्लॉकर्स काम आते हैं। नेक्स्ट इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर में तो आता ही है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रोजेनिक ब्लॉकर्स। इसमें एग्जांपल आते हैं आपके एटिनोलॉल, एस्मोलॉल, मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोपोनोल, एसीब्यूनोलॉल। सबसे पहले हम एग्जांपल इसमें पढ़ लेते हैं एस्मोलॉल। एस्मोलॉल का जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, आईवी एडमिनिस्टर करते हैं इसको इंट्रावेनियसली, डायरेक्टली वेन्स में इसको एडमिनिस्टर करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट्स टी हाफ इज अबाउट टू 10 मिनट्स। सिर्फ 10 मिनट के लिए ही टी हाफ होता है इसका। नेक्स्ट, इट हैज नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। कोई भी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं होता। नो इंट्रिसिनिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। कोई भी इंट्रिसिनिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी नहीं होती इसके अंदर। नेक्स्ट इज इट्स बीटा 1 ब्लॉकर। इट इज अ सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, वो तो हेडिंग पे ही दिखाई दे रहा है। एंड हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। एस्मोलॉल इज यूज्ड फॉर अ रैपिड कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकुलर रेट इन सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथेमेसिस। एस्मोलॉल को हम ज्यादातर वेंट्रिकुलर रेट में यूज करते हैं। रैपिड मतलब वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि एक डिजीज का नाम है सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथेमेसिस, के अंदर वेंट्रिकुलर रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम उसको कंट्रोल करने के लिए एस्मोलॉल आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द हाइपरटेंशन इमरजेंसी। अगर हमारा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी किसी भी पेशेंट्स के अंदर पड़ गई है तो हम एस्मोलॉल को यूज कर सकते हैं। सेकेंड इसमें एग्जांपल आता है एटिनोलॉल, अ रिलेटिव सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर हैविंग द लो लिपिड solubility. It is incomplete absorbed orally but first pass metabolism is not significant. जो एटिनोलॉल होता है वो एक बीटा 1 सेलेक्टिव एड्रोजेनिक ब्लॉकर होता है जिसकी लो लिपिड solubility होगी, लिपिड soluble नहीं होगा, और ओरली ये ज्यादातर इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब होता है, इतना मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता। इनकम्प्लीट एब्जॉर्ब होता है मतलब कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जा रहा होगा, बट ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतना नहीं होता इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट इसी में बोल रहा है बिकॉज ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से ये एक पूरे दिन में एक डेली डोज दिया जाता है। साइड इफेक्ट इसके अंदर एक सेंट्रल एक्शन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने सारे बीटा ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन के जो भी एग्जांपल्स हैं उनकी विद प्रॉपर्टीज इस वाली कुछ पॉइंटों में बताए हैं। सबसे पहले हम कुछ शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, जैसे ISA, MSA,
वगैरह जो होती हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। ISA मतलब इंट्रिसिनिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी को बोल रहा है। MSA जो होता है वो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी को बोल रहा है। नेगेटिव साइन हेयर रिप्रेजेंट्स दी नो एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। पॉजिटिव मतलब कि सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी दिखाएगा। और प्लस, डबल प्लस का मतलब है कि मॉडरेट एक्टिविटी ये दिखाएगा। अब हम सारे बीटा ब्लॉकर्स विद इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल आता है प्रोप्रानोल, जिसमें जो इंट्रिसिनिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है वो होती नहीं है, माइनस साइन दिखा रहा है मतलब होती नहीं है, नो एक्टिविटी। MSA जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट एक्टिविटी होती है वो मॉडरेट एक्टिविटी उसके अंदर होता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होती है प्रोप्रानोल के अंदर, और हम इसको ओरली लेते हैं और इंट्रावेनसली भी लेते हैं। डेली डोज इन मिलीग्राम इसका होता है आपका 20 to 400 mg मैक्सिमम, मतलब डोज ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल आता है आपका टीमोलॉल। इसके अंदर भी आपका इंट्रिसिनिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी आपका नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी नहीं होती। लिपिड सॉल्युबिलिटी मॉडरेट होती है, ज़्यादा ये लिपिड सॉल्युबल नहीं होता। हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोमा में ये यूज़ होता है, और ओरली भी ले सकते हैं और टॉपिकली यूज़ करेंगे हम आई के अंदर, और ओरली यूज़ कर सकते हैं। और डेली डोज इसका 10 to 40 mg होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है नाडालोल। नाडालोल इज ISA इज नेगेटिव, MSA इज नेगेटिव एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। इसको हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली ले सकते हैं, और 20 to 160 mg इसको डेली डोज होती है इसकी। सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल इज पिंडोलॉल। पिंडोलॉल में मॉडरेट एक्टिविटी आपकी ISA इंट्रिसिनिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी दिखाई देगी, और MSA इसका कुछ एक्टिविटी दिखाई देगी, सम एक्टिविटी। उसके बाद आपका लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, ओरल ही इसको एडमिनिस्टर करेंगे, और डेली डोज इसका 10 to 60 mg दिखाई देगा। नेक्स्ट एटिनोलॉल। एटिनोलॉल तो वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद ISA इसमें बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। MSA होता नहीं है इसमें, नो एक्टिविटी MSA की भी, और लिपिड सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होती है, ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, और डेली डोज इसका 25 to 200 mg लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है एसीब्यूटोलॉल। एसीब्यूटोलॉल में जो ISA होता है इंट्रिसिनिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, वो कुछ एक्टिविटी होती है, सम एक्टिविटी, एक प्लस साइन है। MSA भी सम एक्टिविटी होती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, लो, एंड ओरली एडमिनिस्टर एंड IV ऑल्सो, IV से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और 200 to 1000 mg पर डेली डोज लिया जाता है। एस्मोलॉल आपका ISA और MSA दोनों ही नहीं होते, लिपिड सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होती है, और सिर्फ एस्मोलॉल को हम IV दे सकते हैं, ओरली नहीं दे सकते। इसमें डेली डोज हमारा आता है 0.5 mg पर kg स्टैट। स्टैट का मतलब है कि इमरजेंसी केस है, तुरंत देना है, और 0.05 पर 2 mg पर kg पर मिनट इन्फ्यूजन हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है मेटोप्रोलॉल। मेटोप्रोलॉल में ISA एक्टिविटी तो नहीं होती, बट MSA एक्टिविटी, सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी होती है, और लिपिड सॉल्युबिलिटी भी इसमें मॉडरेट होती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली और IV दोनों होते हैं, और डेली डोज इसमें 50 to 200 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बीसोप्रोलॉल। बीसोप्रोलॉल में ISA और MSA दोनों नहीं होती, लिपिड सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली लिया जाता है, और डेली डोज इसमें 2.5 से 10 mg लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज लेबिटालॉल। लेबिटालॉल में दोनों ही ISA और MSA दोनों एक्टिविटी होती है, बट लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, IV भी देते हैं इसको, और 200 to 1000 mg इसको एडमिनिस्टर करा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है कार्डियोलॉल। कार्डियोलॉल में आपका ISA तो नहीं होता, बट मॉडरेट एक्टिविटी ऑफ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी होती है, लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी मॉडरेट होती है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरली लिया जाता है।
और डेली डोज 12.5 से 100 mg लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेलिप्रोलॉल। सेलिप्रोलॉल में ISA एक्टिविटी तो देखी जाती है बट वो कुछ ही एक्टिविटी होती है और MSA एक्टिविटी होती ही नहीं है। लिपिड सॉल्युबिलिटी लो होती है, ओरली एडमिनिस्टर करा जाता है और 200 to 500 mg आपका एडमिनिस्टर करा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज बीटक्सोलॉल। बीटक्सोलॉल में नेगेटिव इफेक्ट इन ISA, पॉजिटिव इफेक्ट इन MSA एंड मॉडरेट इफेक्ट इन लिपिड सॉल्युबिलिटी मॉडरेटली होता है और ओरली एडमिनिस्टर करा जाता है और 10 to 40 mg आपका लिपिड ओरल डोज है इसका। नेबिलोलॉल में दोनों ISA और MSA इफेक्ट नहीं होता, मॉडरेट सॉल्युबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी होती है, ओरली एडमिनिस्टर करा जाता है और 2.5 से 5 mg दिया जाता है। आप इसमें देख रहे होगे सारे ड्रग ओरली दिए जाते हैं, ज्यादातर मोस्टली ओरली दिए जाते हैं। सिर्फ एक ड्रग है जिसका नाम है एस्मोलॉल जो कि IV दिया जाता है और सारे के सारे ओरली दिए जाते हैं। Hope you like this video. Please do share this video. For any query or question, comment below this video. If anyone yet not subscribe my channel Pharmacare, please do subscribe my channel and press the bell icon for the upcoming video related to the pharmacy. Thank you so much for supporting this channel.